ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया कि वो अपना हदफ हासिल करने में इतने एक्यूरेटली कामयाब हो गए। 3 साल तक इर्द गिर्द के जितने ट्रैफिक के कैमरे थे उनको हैक कर लिया था। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि हम तेहरान के उस पास्टर स्ट्रीट को उतना ही जानते हैं जितना हम तेल अवीव में अपने घर के एरिया को जानते हैं। हमला दिन के वक्त 9:40 पे इसलिए किया गया कि उनके पास इंफॉर्मेशन उस वक्त आ चुकी हुई थी कि आयतुल्लाह अली खामनाई ऊपर आ गए हैं बंकर से। वो हमला इतनी तेजी से हुआ कि 30 मिसाइल गिरे और कंपाउंड को बिल्कुल रिड्यूस टू रबल कर दिया। वेनेजुएला में मदोरो को रात को उठाया था उन्होंने, सदर को, तब भी मॉडल इस्तेमाल किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ना कुछ एप्स्टीन फाइल के अंदर टेप्स थी, वो इजरायली मोसाद एजेंसी के पास थी। उन्होंने ब्लैकमेल करके अमेरिका को इस वॉर का हिस्सा बना दिया। ये एंड गेम कहाँ पर जाकर खत्म होगी? अभी फिलहाल क्या देख रहे हैं आप जो स्केच बन रहा है? जंग में अमेरिका से ज्यादा ईरान का पल्ला भारी है। अब नए हुर्मस बंद करके माशी शारक बंद कर दी। ईरानियन मीडिया कह रहे थे कतर, सऊदी अरब और यूएई को हमारा मैसेज है, तुम्हारे जो डीसेलिनेशन के प्रोजेक्ट्स है ना, अगर हमने उन डिपोस को मिसाइल मार दिया ना तो तुम्हारे पास पीने के लिए पानी नहीं मिलोगे, तुम सहराओं में तरसोगे। आयतुल्लाह अली खामनाई ये कह के गए हुए हैं अमेरिका को, तुम एक मॉन्स्टर हो, शैतान हो और दज्जाल हो। अमेरिका के जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एक प्रोजेक्ट है इसराइल का। क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी हो सकती है? कौन कौन से ममालिक डट कर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़े रहेंगे? ईरान, ईरान, ईरान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। मैं हूं आपकी होस्ट राबिया बुखारी। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं रीसेंट इंटरनेशनल वॉरफेयर के ऊपर। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान के साथ जंग शुरू कर दी गई। इस जंग के नतीजे में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और ईरान की टॉप लीडरशिप शहीद हो गई। आखिरकार इस जंग में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया कि वो अपना हदफ हासिल करने में इतने एक्यूरेटली कामयाब हो गए, और साथ ही साथ जिस रजीम चेंज के लिए इस जंग का आगाज किया गया है, क्या वो हदफ हासिल करने में कामयाब हुए हैं? साथ ही साथ इसके अंदर खलीज ममालिक भी शामिल हो गई है, तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है? हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट उस्मान वराइद साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। उस्मान साहब, आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या हुआ है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जिस तरह से हमला किया और आयतुल्लाह खामनाई को शहीद कर दिया है, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है कि बहुत एक्यूरेटली अपना निशाना हासिल कर लिया? जी, उन्होंने साइबर और डिजिटल सर्जरी की उस दिन, और उसके लिए उन्होंने एआई का एंथ्रोपिक क्लॉड मॉडल इस्तेमाल किया। काफ़ी नौजवान नस्ल हमारी फेमिलियर है काफ़ी हद तक क्लॉड से। अब उन्होंने किया क्या कि उससे पहले उन्होंने 3 साल तक इर्द गिर्द के जितने ट्रैफिक के कैमरे थे उनको हैक कर लिया था। और हैक करने के बाद सुबह शाम वो देखते थे कि आयतुल्लाह अली खामनाई से मिलने आने वाले लोग कौन कौन हैं, गाड़ियाँ कहाँ पार्क होती हैं और कौन कौन से ड्राइवर निकलते हैं और किस किस से मिलते हैं। ये सारा डाटा जो है आप समझें मैट्रिक टन्स ऑफ डाटा था, कई टेराबाइट ओके, बनता है, और ये डाटा का पहाड़ था। ये डाटा का पहाड़ उन्होंने किसको दिया? एआई को दिया। ठीक है। और फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि जो इनसाइडर थे उन्होंने बताया कि हम तेहरान के उस पास्टर स्ट्रीट को उतना ही जानते हैं जितना हम तेल अवीव में अपने घर के एरिया को जानते हैं। सुबह ओके, शाम देखते रहते थे उस चीज़ को। तो उन्होंने कहा यरूशलेम का एक मोहल्ला था हमारे लिए, तेहरान का वो इलाका। ओके, शायद इतने लोग, वो कहते हैं आने जाने वाले इतने गौर से चीज़ों को नहीं देखते थे जितना हमें अंदाज़ा था। तो उन्होंने एआई क्लॉड को सारी इन्फॉर्मेशन दी और एआई क्लॉड ने उसको चंद सेकंड के अंदर जो है, अब कह लें, एक्यूरेट बताया। ओके, और उसको चेक करने के लिए कि एक्यूरेसी 100% है, उन्होंने चेक किया कि जो गाड़ी के अंदर बैठने वाले लोग हैं कौन किस गाड़ी में बैठेगा। हुँ, एआई क्लॉड ने बता दिया ये बंदा इस नंबर की गाड़ी में बैठेगा, क्योंकि उसके पास डाटा 3 साल का था और वो ठीक है, ड्राइवर उसी गाड़ी में बैठे सारे के सारे। उसने पता चल गया कि एक्यूरेसी जो है ना, वो बड़े मेटिकुलस मैनर के अंदर हम अचीव कर सकते हैं वहाँ पे स्ट्राइक करके। ठीक। और हमले से पहले याद रखें, हमला यूजुअली किया जाना जाना था रात के वक्त है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये दिन के वक्त 9:40 पे इसलिए किया गया कि उनके पास जो है इन्फॉर्मेशन उस वक्त आ चुकी हुई थी कि आयतुल्लाह अली खामनाई ऊपर आ गए हैं बंकर से, और जितने लोग गाड़ियों से उतर रहे हैं ये सारे टॉप जो है आप समझिए उनके इंटेलिजेंस के एहलकार थे, हुकूमती बिल्कुल। बड़े बड़े नुमाइंदे थे। हुँ, तो एक जगह के ऊपर ये मीटिंग करने वाले हैं। इस पे बहुत ज़्यादा राबिया क्वेश्चन उठ रहा है कि वो जूम पे भी तो मीटिंग कर सकते थे, बिल्कुल, तो उससे कम से कम एटलीस्ट जो है इस लेवल का मैस किलिंग ना होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन शायद उन्हें अंदाज़ा था कि चीज़ें सिक्योर्ड हैं। अच्छा, जब एआई क्लॉड के ज़रिए उन्होंने स्ट्राइक लॉन्च करनी थी, उससे पहले राबिया क्या हुआ कि उन्होंने इर्द-गिर्द के फ़ोन टावर सारे हैक किए ठीक है। और तमाम गॉड्स के फ़ोन बिज़ी चले गए। अब जब हमला लॉन्च हो रहा था
तो इरानियंस ने बताने की कोशिश की वहाँ पे, लेकिन नंबर सबके जैम हो चुके हुए थे और वो ओके। बिजी टोन थी सबकी है। और वो हमला इतनी तेज़ी से हुआ कि 30 मिसाइल गिरे और कंपाउंड को बिल्कुल रिड्यूस टू रबल कर दिया। और वो मुकम्मल तौर के ऊपर हमें अभी खबरें आ रही हैं कि लेकिन उस्मान साहब ये भी तो बताया जा रहा था कि आँखों के ऊपर पट्टियाँ बाँधकर जितने भी इवन की टॉप की लीडरशिप थी वो उनसे मिलने के लिए जाते तो खतरा तो कहीं न कहीं मौजूद था, पता तो था, लेकिन फिर क्यों उन्होंने ज़ूम पे मीटिंग नहीं की होगी? बस यही बात है कि अभी खबरें आ रही हैं कि अभी जो मीटिंग्स चल रही हैं वो ज़्यादातर वर्चुअल मीटिंग चल रही हैं। तो ठीक है। ये मेरे ख़्याल में इंटेलिजेंस का अटर फेलियर आप ज़रूर कहें। हुँ, उसकी वजह है 12 जून को, आपको याद है 12 जून को जब पहला हमला हुआ था पिछले बिल्कुल, साल है, तब भी यही हालत थी है। टॉप टियर जो है उन्होंने 24 घंटे के अंदर जो है एलिमिनेट कर एलिमिनेट कर दिया है। दिया। और उसके अंदर जो बात पता चली कि जो बॉडीगार्ड्स के मोबाइल थे वो हैक थे। तो ओके, बॉडीगार्ड्स जितने करीब रहते थे उन्हें पता चलता था कि ये इस वक़्त उनके साथ ही हैं। तो उनकी डिटेक्शन के थ्रू उन्होंने जाके स्ट्राइक किया। ठीक इसमें है। कोई शक नहीं, अमेरिका का सोफिस्टिकेटेड सारे का सारा एआई का सिस्टम जब आपके पास हो, नो डाउट मिलिट्री माइट है दुनिया की है, तो उसके अंदर गुंजाइश जो है वो निकल आती है कि इंटेलिजेंस का फेलियर से ज़्यादा आप कहें एक ऐसा मुल्क जिस पे इकोनॉमिक सैंक्शन है, इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, उसके पास इतना शायद जो है नहीं है। सोफिस्टिकेटेड एआई का मॉडल हुँ, नहीं है। ये बड़ा खर्चा है इसके ऊपर। ऑफ बिल्कुल, कोर्स बिल्कुल। देखें, एआई क्लॉड का एंथ्रोपिक मॉडल जो है वो भी अदालत में चला गया डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। हुँ, उन्होंने कहा हमने इनकी गवर्नमेंट को ये चीज़ दी थी, इसलिए नहीं दी थी कि वहाँ के ऊपर लोगों को इस तरह कत्लेआम करें। और दूसरी तरफ ओपन एआई आप जानती होंगी, उसने जो मुआहदा किया था अब वो उससे भी बैक ऑफ कर रहे हैं। लेकिन मैं अच्छा। बताऊँ राबिया, दुनिया में एआई के थ्रू आप जब चाहेंगे, जिस जगह पे जिसको चाहेंगे एलिमिनेट कर देंगे। ये तो हमने एग्ज़ाम्पल देख ली ना इस एग्ज़ाम्पल भी सूरत देख लो, और में। ये इतना ख़तरनाक है कि आप फ़ौजें पहले एंटर करते थे कंट्रीज़ के अंदर, हमला होता था और उसके बाद भी आप लीडरशिप तक नहीं पहुँच सकते थे। लेकिन इस तरीके से लीडरों को एलिमिनेट करने से एक चीज़ तो श्योर हो चुकी है कि ग्लोबल साउथ के कई कंट्रीज़ के अंदर कैमरे हैक हो सकते हैं। हमें क्या हुँ, पता कि हमारे शहरों के अंदर कैमरों की क्या सूरत-ए-हाल है, बिल्कुल कि सही क्या कह रहे हैं। सेफ सिटी वाले ही देख रहे हैं या कोई और कोई भी और हमें देख देख रहा रहा है। है। तो मेरे ख़्याल में इससे पता चलता है कि कितना बड़ा लूप होल है। तो ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं लीडरशिप को, और अभी तक वो कर रहे हैं, वहाँ के ऊपर है। तो हुँ, इंटेलिजेंस फेलियर के अलावा ये चीज़ बताती है कि टेक्नोलॉजी की हेजमनी वेस्ट के हाथ में है, और हुँ, वो जब चाहेगा किसी भी मुल्क की लीडरशिप को अगर अपने खिलाफ तसव्वुर करता है तो उसे एलिमिनेट कर दे। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ भी बताऊँ यहाँ पे, कराकस में आपको याद होगा वेनेज़ुएला में मदुरो को रात को उठाया था उन्होंने, बिल्कुल। सदर को, हुँ, तब भी एंथ्रोपी का मॉडल इस्तेमाल किया गया था, जिसने टाइम तक बताया था कि इस टाइम पे वो सोने की तैयारी कर चुका होगा। और याद रखें, इंटेलिजेंस इतनी एक्यूरेट थी कि उसके पेट्स कौन-सा फूड खाते हैं ये तक उन्हें पता था। और एंथ्रोपिक मॉडल ने बताया कि ये जब भागेगा तो भागने से लेके उस सेफ जो रूम है, जो कि स्टील का बना है, उस तक पहुँचने कितने सेकंड हैं। और अगर आप इस सेकंड पे अटैक कर देंगे, तो वो उठ के भागने में भी उस तक नहीं पहुँच सकेगा, और वही हुआ। वो मैनेज करके हुँ, दरवाज़ा ही नहीं खोल सका, नहीं उससे खोल पहले सका। उन्होंने पकड़ लिया। और इसी के थ्रू, एआई के थ्रू उन्होंने पूरे कैपिटल की बिजली जो है बंद कर दी। तो ये ओके। चीज़ बताती है, ये तो दुनिया में वो जब चाहेंगे, जिस वक़्त चाहेंगे कर लेंगे। तो ये तो मैस लेवल की किलिंग आप कर सकते हैं। याद रखें, अब एआई को जो सारा डाटा दिया गया, एआई इंसान नहीं है। बिल्कुल नहीं उसके है। अंदर इख़्लाक़ियात नहीं, रोबोटिक है ना वो उसके तो अंदर एक। इख़्लाक़ियात हुँ, भी नहीं है। उसको तो नहीं पता कि मुझे जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो सही है या वो गलत है। सही है। हुँ, मैं उनको निहत्थे लोगों को मार रहा हूँ, अवाम को मार रहा हूँ, या मैं वाक़ई कोई ऐसा बंदा जो कि वांटेड है उसको मार रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये ट्रेंड जो है मुझे लगता है आगे गलत है। जाके बहुत ही ज़्यादा गलत है, और ये तो वॉर क्राइम है। इसके बिल्कुल। ऊपर तो इंटरनेशनल लॉ खामोश है, क्योंकि ये हुँ, चीज़ तो कभी सामने आई नहीं थी। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे लगता है जिस लेवल का ये मामला मैग्नीट्यूड हमें नज़र आता है, इसके ऊपर इंटरनेशनल दुनिया अगर नहीं करेगी, तो ये तो बड़ा ख़तरनाक मॉडल है। ये तो अमेरिका जो है कई मील जब दूर से चाहेगा जब किसी को भी चाहेगा किसी एलिमिनेट को करता एलिमिनेट जाएगा। कर देगा। और हुँ, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, पहले डिसीजन मेकिंग के अंदर ना चूँकि इंसान करते थे तो बड़ा टाइम लगता था। हुँ, एआई ने सेकंड्स के अंदर बता सेकंड्स। दिया। ये और ख़तरनाक चीज़ है कि आप सेकंड्स के अंदर किसी इलाके के किसी लोगों को वाइप आउट कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये बहुत ख़तरनाक है, और दूसरा ये है कि ईरान की जो इंटेलिजेंट फेलियर है, उसके ऊपर भी मुझे लगता है बड़े सवाल उठते हैं। बहुत सारे सवाल उठ भी रहे हैं। हाँ, मतलब एक सवाल तो बड़ा जेन्युइन है जो हर पाकिस्तानी कर रहा है, कि अगर सबको पता है कि आयतुल्लाह इस कंपाउंड में है, तो जंग के हालात में उस कंपाउंड में क्यों है? एग्ज़ैक्टली। उसमें निकल जाना चाहिए निकल था। जाना चाहिए अच्छा, था। एक नैरेटिव ईरान से जो सामने आता है वो ये है कि आयतुल्लाह अली ख़ामेनी को एक ऑफ़र की गई थी कि हुँ, हम आपको यहाँ से इवैक्यूएट कर देते हैं। ठीक है। लेकिन आयतुल्लाह का मानना ये था कि अगर बाकी लोगों को बंकर नहीं अवेलेबल, 9.5 करोड़ ईरानियों को, तो फिर मुझे तो क्यों? मुझे क्यों हुँ, है? और याद रखें, आयतुल्लाह अली ख़ामेनी जो हैं वो बड़े मुदब्बर आदमी थे। वो जानते थे कि मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी मौत कीमती है। बिल्कुल, और वो तोहफ़ा दे के गए शहादत का अपनी कौम को। बिल्कुल, आज देखें वो काज़ किस तरह दोबारा से ज़िंदा हो गया। बिल्कुल। अपने मुल्क में देखें
देखें, हम जितने लोग हैं इस वक्त इस रूम के अंदर, हमारे डीपी, हमारे स्टेटस सब सारे गए चीजें उनके नाम के साथ के नहीं ऐसा है। ही है। तो आयतुल्लाह ने तो एक दफ़ा तफरीक ही ख़त्म कर दी मुस्लिम तो दुनिया के जो अंदर। अमेरिका रिजीम चेंज की बात कर रहा था, क्या वो आप समझते हैं कि हदफ कामयाब हो गया या फिर उनके अगेंस्ट ही चला गया? मुझे लगता है ये रजीम चेंज होगा अमेरिका में, क्योंकि बिल्कुल। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इस वक्त जो प्रेशर आया हुआ है, जो कांग्रेस जो है पावर एक्ट लेके आने की बात कर रही है वॉर में, वो तो लिमिट कर देगी उनकी पार को है। एग्जैक्टली। और वहाँ का जो मेगा बेस है, वो कह रहे हैं बॉडी बैग्स आ रहे हैं हमारे नौजवानों की लाशों के परचम में अब लपेट तक के। बताया जा रहा है कि तकरीबन 100 अमरीकी सोल्जर हैं जो कि डेड हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा 2 अरब का तो नुकसान भी हो गया, 2 टू अरब डॉलर बिलियन का। डॉलर का नुकसान हो एग्जैक्टली। गया, वो सही कह रही हैं आप है। याद रखें अमेरिका का टॉलरेंस लेवल बड़ा लो है अपने फौजियों की यही हलाकतों के बात। हवाले से। तो जितने बॉडी बैग्स वहां पे उतरेंगे एयरपोर्ट्स के ऊपर, उतना ज्यादा शोर प्रेशर मचेगा। बिल्ड होता जाएगा। 109 शहरों के अंदर तो वहां पे प्रोटेस्ट पहले से जारी है। हुँ। और कांग्रेस जो है वो इस हफ्ते इस चीज के ऊपर डेलिब्रेशन करेगी, सोच विचार करेगी कि डोनाल्ड ट्रंप की जंग के अहदाफ जो थे वो तो वाजिया नहीं थे। एक एग्जैक्टली। होता है कि आप क्लियर होते हैं, हुँ। उन्होंने कहा कोई प्लान ही नहीं है, तुम बातें क्योंकि कर रहे हो 40-40 साल पुरानी है। हुँ। भई अभी इमिनेंट थ्रेट क्या है? उनका कोई मिसाइल 2500 किलोमीटर की रेंज से बाहर नहीं। तो वो इतने हज़ारों किलोमीटर हमारे मुल्क में कैसे पहुँच कैसे सकता है? पहुँच सकते हैं? तो हाँ। अब बात हो रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ना कुछ एप्स्टीन फाइल के अंदर जो टेप्स थी, वो इज़राइली मोसाद एजेंसी के पास थी। उन्होंने ओके। ब्लैकमेल करके अमेरिका को इस वॉर का हिस्सा बना दिया। अब ठीक देख है। लें, इज़राइल पे अटैक हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अमेरिका की 13 जो बेसेस हैं, उसको तो उनको उन्होंने तो बिल्कुल बुरी खाक तरह से करके रख दिया। और फिर उन्हीं बेसिस के ऊपर ये बंदे हैं, जिसमें से ये 100 बंदा आप बता रही हैं, और अभी अमेरिका खबरें छुपा रहा है। छुपा रहा है एग्ज़ैक्टली, अभी तो वो खुलकर सामने आएँगी बाद में। और अभी जो बुर्ज अल खलीफा पे अटैक हुआ है ना, 4 माउंट पे, इसी के अंदर अमेरिका और बरतानिया के फौजी ठहरे हुए थे होटल्स में, ओके। जो वहां से निकले थे अपना अड्डों से, ठीक है। और उनको हिट किया जाके। और अभी देखें ऑल आउट वॉर कर दी हुई है इस हुँ। वक्त जो है ना। अगर कोई मुझसे पूछे कि नेगोशिएशन टेबल पे बैठने का किसको फायदा है, तो मैं कहूंगा अमेरिका को, और ना बैठने का फायदा किसका? ईरान को। ईरान को। और आपने देखा है कि काफ़ी स्टेटमेंट्स आ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि कुछ हफ्तों के लिए जंग चलेगी, वो सीज़ फायर के ऊपर ही आएँगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरान है वो अब सीज़ फायर अपनी मर्ज़ी से ही करेगा। बिल्कुल, ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने यूएन में कहा है, अब ट्रंप हमारा इंतज़ार करे, जब हम हुँ। उसे कहेंगे अब कर लो मुज़ाकरात, लेकिन अब नहीं। याद रखें, उन्होंने अब हुर्मुज़ बंद करके 30% दुनिया का तेल जो है, वो पूरे माशी शारक बंद कर दी, हुँ। तेल रोक लिया, और फिर जो एलएनजी जो लिक्विड गैस वहाँ से जाती थी कतर की, उसको भी ब्लॉक कर दी। 48% गैस की कीमतें यूरोप ओह में चली गईं। गॉड! पाकिस्तान में देख लें ₹8 मेरे ख़्याल में कीमत यहाँ बढ़ गई बढ़ है। चुकी है। और अभी आ रहा है कि ब्रेंट क्रूड अगर $100 से ऊपर गया, तो दुनिया में इन्फ्लेशन, महँगाई का तूफ़ान आ जाएगा। ओके। और अभी आप देखें पाकिस्तान के अंदर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ पेट्रोल और डीजल 28 दिन का बाकी रह गया, क्योंकि सबकी ये तो सप्लाई लाइन बहुत कटी हुई अलार्मिंग है। सिचुएशन अलार्मिंग है। सिचुएशन है। अच्छा, स्टेट और ऑफ हॉर्मस, फैक्ट्रीज, जी जी, अगर फैक्ट्री, स्टेट ऑफ हम हॉर्मस की बात करें तो मैं जानना ये आप बताइएगा कि कौन से ममालिक सबसे ज़्यादा यहाँ से तेल इम्पोर्ट करते थे? वहाँ से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करते थे 69% इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया और जापान। और ओके, ये बड़े कंट्री हैं। बड़े कंट्रीज़ और हैं। याद रखें, इनका क्रूड ऑयल जो इधर से आता था, ये इनकी फैक्ट्रीज में लगता था, इनके ग्रिड स्टेशन में, मतलब बिजली घर बंद हो सकते हैं इन मुल्कों के। ओह इनकी गॉड! पूरी सप्लाई चेन काट दी है उन्होंने। और इस हुँ। तरीके से ईरान ने एक ही वक्त में एसिमेट्रिकल वॉरफेयर भेज दी। मिसाइल भी चला रहे हैं, हुँ। ड्रोन भी भेज रहे हैं, और सस्ते ड्रोन भेज रहे हैं। अमेरिका जो रोकने के लिए इंटरसेप्टर चला रहा है ना, वो मिसाइल जो उसको रोकता है, हुँ। वो लाखों डॉलर का है। ओके। और जो ईरान भेज रहा है, वो 30,000 से 55,000 का ड्रोन है। ओके। अच्छा, अब आगे देखें, ड्रोन भी चला रहे हैं ताकि हुँ। उनके पास जो ज़ख़ीरा है बैलिस्टिक मिसाइल का, वो ख़त्म ना हो। ठीक। मतलब थोड़े-थोड़े चला रहे हैं, कुछ थोड़े-थोड़े है, चला क्योंकि रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है ड्रेन हो जाएँ, सारे निकालें। हुँ। और दूसरी तरफ वो क्या करते हैं, हौथीज़ को कहा है आप भी अटैक करें, वो यमन से अटैक कर रहे हैं। हिज़्बुल्लाह जो है वो हाइफ़ा में नेवल बेस को अटैक कर रहा है, जो लेबनान का ग्रुप है वहाँ पे बिल्कुल। है। और साथ में उन्होंने ब्लॉकेड भी किया हुआ है, और जहाज़ों, टैंकरों को निशाना बना रहे हैं। अब एक वक़्त में खलीजी रियासतें जो हैं पैनिक मूड में चली गई हैं। बिल्कुल। $60 अरब का पूरे खलीज को टूरिज़्म के अंदर नुकसान नुकसान हुआ। पहुँच गया, कितनी फ्लाइट्स कैंसल हो गई आपको हैं। पता है ये ट्रांजिट हब था, मतलब यहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स सारी जाती थी, फ्लाइट्स, हाँ, सारी तकरीबन फ्लाइट्स पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की पूरी दुनिया की। 11,000 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हुई हैं। हुँ। और आप याद रखें, टूरिज्म के साथ होटल्स का भी बिजनेस है, वो भी तबाह हो गया, टोटल है। और उसके अलावा आप चेक कर लें, ऑयल स्टॉक मार्केट जो है वो अपना डिप्लीट कर रही है, वहाँ के ऊपर जो ठीक। मामलात हैं। हुँ। उसके अलावा अमेरिका के अंदर जो स्टॉक मार्केट है, और यूरोप की स्टॉक मार्केट, उसमें लोग कह रहे हैं, जो बड़े बड़े सरमायाकार हैं, कि अमेरिका के बॉन्ड्स लेने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अमेरिका के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है। ओके। गोल्ड खरीदो, अब पूरी दुनिया गोल्ड खरीद रही है, और वो बॉन्ड्स जो कि सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट समझी जाती थी, वो बॉन्ड्स उन्होंने वहाँ के ऊपर छोड़ दी हैं। तो मेरे ख्याल हुँ। में जिस तरीके का एक आप कह लें कि
ईरान ने अटैक किया है, वो जंग जो है लोगों के घरों के किचन तक आ गई हुई है। चूल्हे बंद होने का वहाँ पे बड़ा खतरा है। बिल्कुल। पाकिस्तान में आप देखें कि हम लोगों के जानने वाले कहाँ कितने ज़्यादा मिडल ईस्ट में हैं। बहुत सबसे ज़्यादा सारे रेमिटेंस आता है एशियंस तो बहुत हैं वहाँ पर, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आता है पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया और यूएई से। यूएई से। और अभी खबर आ रही है कि $3 बिलियन पाकिस्तान का जो है वो स्टक हो सकता है, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 9.5% तक डिप आ सकता है। अभी पहले दिन 12,000 इंडेक्स नर्वस होके क्रैश कर गई थी हमारी मार्केट है। तो हुँ, छोटे मुल्कों को बड़ा प्रॉब्लम है इस चीज़ से, अगर ओके। तेल का वहाँ के ऊपर सप्लाई लाइन कट कट रहती रहा है। है, बिल्कुल है। हाँ। अब अमेरिका की खबरें आ रही हैं कि अमेरिका कह रहा है कि हम गुज़ारेंगे यहाँ से अपने बहरी जहाज़ जो तेल वाले हैं, और साथ अपने आर्मी के जो नेवी अच्छा, वॉरशिप है वो भी लेके जाएँगे। और इरानियन ने कहा ठीक है, सीइंग इज़ बिलीविंग, अगर आपको लगता है आप ये कर सकते हो तो तो आओ करके लेके देखिए, आ, क्योंकि उन्होंने तो हिट कर देना हिट शिप कर को। देना है। मुझे लगता है ईरान इस बार पहले से ज़्यादा तैयार था। हुँ, आयतुल्लाह की शहादत को लेके मुझे लगता है कोई पैनिक मूवमेंट नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन को ये भी बता दें कि ईरान में जो फ़ैसला साज़ी का अमल है वो एक बंदा नहीं करता। ठीक है। अगर वो कर रहा होता तो फिर तो ठीक है भई, उन्होंने एलिमिनेट कर दिए। हुँ, वहाँ पे मल्टी लेयर्ड किस्म का सिस्टम है, और वहाँ पे एक्सपीडेंसी कौंसल, वहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी कौंसल, वहाँ पे डिफेंस कौंसल, वहाँ पे गार्डियन कौंसल है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, उनका एक ख़ास तरह का इरानियन का एक नया डॉक्ट्राइन है मिलिट्री जो 20 साल से हुँ, था, जिसको अभी उन्होंने पहली दफ़ा जो है आप कह लें कि इस्तेमाल के अंदर लेके आए हैं। और वो डॉक्ट्राइन क्या कहता है? वो डॉक्ट्राइन उनका कहता है, मैं आपको बताता हूँ उसका नाम। ठीक है। उस डॉक्ट्राइन का नाम है डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ाइक डॉक्ट्राइन। अब ये मिलिट्री डॉक्ट्राइन है। ये डॉक्ट्राइन कहता है, मैं आसान अल्फाज के अंदर अगर आपको हुँ, बताऊं, कि चूंकि कम्युनिकेशन कट हो जाती है जंग के अंदर, ठीक है। राब्ते नहीं रहते बहाल, लीडरशिप जो है उसे मार दिया जाता है, तो अब फैसले के लिए पूरे ईरान के अंदर जितने भी मिलिट्री के उनके यूनिट्स हैं वो इंतज़ार तो नहीं करेंगे तेहरान क्या कहता है। एग्ज़ैक्टली। उन्होंने उन यूनिट्स के जो हेड हैं उन्हें इख्तियार दे दिया हुआ है अच्छा, कि आप अपनी मर्ज़ी से जो जो चाहे समझ फ़ैसला आ रही है करें, वैसा जो समझ करना है, आए, लेकिन ठीक, टाइम वेस्ट ना करें। वेस्ट ना तो करें। उन्होंने ऑटोनॉमी दे दी हुई है उन ग्रुप्स को, और इस तरह फ़ैसला साज़ी को डिसेंट्रलाइज़्ड कर दिया तो हुआ आप है। नहीं समझते कि अमेरिका और इसराइल को ये सब कुछ पता तो होगा ना? जो लेकिन वहाँ उन्हें पे एजेंसीज़ मौजूद हैं, उनको तो पता है कि अगर हम आयतुल्लाह ख़ामनेई को एलिमिनेट कर भी देते हैं, तो इनके पास तो नेक्स्ट बंदा ऑलरेडी तैयार है। बिल्कुल। तो फिर क्या उनकी स्ट्रैटेजी होगी? मैंने आपको कहा कि अमेरिका जो है उन्हें लग रहा था कि जिस लेवल का हम अटैक लॉन्च करने जा रहे हैं, ईरान की हम सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी डैमेज कर देंगे। अच्छा। ये उठने के काबिल ही नहीं रहेंगे। लेकिन हुँ, ईरान इस दफ़ा फैसला कर चुका था कि अब की बार ढाल जो हमने रखी है थाम के, वो साइड पे रख के तलवार निकाल लेनी है, और ठीक, अचानक से उन्होंने तलवार निकाल दी। निकाल दी। मतलब किसने सोचा था कि दुबई के अंदर कमर्शियल हब के ऊपर मिसाइल गिरेंगे? आप हुँ, सोचिए ना, इमेजिन करें, दुनिया का सेफेस्ट ज़ोन है दुबई, दुबई अबू तो धाबी है, हाँ। और गोरे जाते थे वहाँ पे टूरिज़्म के कॉन्टेक्स्ट में। हुँ, और जिस तरीके से हमने स्काई लाइन के अंदर स्मोक ही स्मोक स्मोक देखी देखी है, है। तो मेरे ख़्याल में एक टेरर क्रिएट किया, और ये टेरर इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। अच्छा, ये ये भी तो खबरें सामने आ रही हैं कि मोसाद के कुछ एजेंट्स भी पकड़े गए हैं सऊदी अरब और कतर से। बताया जा रहा है कि वहाँ पर ये लोग प्लानिंग कर रहे थे बॉम्बिंग करने की। तो क्या समझते हैं कि इसराइल जानबूझकर भी ऐसा कुछ प्लान कर रहा था ताकि आपस में खलीजी ममालिक को लड़ा दिया जाए और बिल्कुल। जो जंग है उसको मज़ीद हवा दी जाए? बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें, चूँकि वो चाह रहा है कि जंग उसके उसके घर तक आ गई हुई है, और वो हीट फ़ील कर रहा है, हुँ, और अमेरिका का भी प्रेशर इतना जनरेट हो रहा है व्हाइट हाउस पे कि वो किसी वक़्त पुल आउट कर सकते हैं। अब रह गए हैं इज़राइली अकेले। हुँ। उन्हें लगता है इसे क्यों ना सुन्नी शिया की जंग बना दिया जाए। ओह! तो इस तरीके से वो जो है नैरेटिव शेप कर रहे हैं कि सुन्नी वर्ल्ड के खिलाफ शिया वर्ल्ड ने रिवोल्ट कर दी है। रिवोल्ट कर दिया। तो अब ये खबर के आने से कम ईरान और सऊदी अरेबिया के फॉरेन ऑफिस ने बताया कि हमें अंडरस्टैंडिंग है, ये हमला जो है ईरान से नहीं हुआ। और हुँ, याद रखें, चूंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब से मुआहदा है, तो एग्ज़ैक्टली। हमारे भी फॉरेन ऑफिस ने, वजारत खारजा ने ईरान से पूछा है कि आप कंफर्म करें ये अटैक आपने किया। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं किया, ठीक, ये स्ट्राइक जो है कहीं किसी और जगह से हुई है। ठीक है। तो मुझे लगता है इसराइल से कुछ बाइद नहीं कि वो जंग के माहौल के अंदर जो है मुस्लिम वर्ल्ड को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दे। या मैं एक और भी बात बता दूं, ईरान ने किसी मुल्क की टेरिटरी पे अटैक नहीं किया। ठीक। इंटरनेशनल लॉ कहता है अगर एक मुल्क का कोई भी आप मिलिट्री इंस्टॉलेशन किसी दूसरे मुल्क की सरजमीन पे है, तो जितनी जगह के ऊपर वो है, वो जगह होस्ट मुल्क की नहीं है। वो ठीक है, उस मुल्क की तस्वुर की जाएगी जो मुल्क वहाँ के ऊपर अपनी मिलिट्री की इंस्टॉलेशन लगा के बैठा है। ठीक है, आसान अल्फाज में, ठीक है। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो जिस कंट्री की एम्बेसी है, हुँ, वो एम्बेसी के अंदर पाँव रखते ही उस मुल्क का कानून आप पे लागू हो जाएगा। ओके। आप ये नहीं कह सकते मैं तो इस्लामाबाद में हूँ है। ठीक, ठीक, तो ठीक। इसलिए ईरान कहता है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक वो जगह जिस जगह के ऊपर जो है उनकी फ़ौजी तनसीबात थी, हमने उनको अटैक किया। लेकिन फिर यहाँ पर ये और भी तो लोग क्वेश्चन रेज़ कर रहे हैं ना कि ईरान ने दुबई में जो अटैक किया
किए, वो तो एयरपोर्ट्स के ऊपर अटैक किए हैं और होटल्स के ऊपर अटैक किए हैं, तो वहाँ पे तो सिविलियंस भी मौजूद थे वहाँ ना? पे सिविलियंस भी मौजूद हैं, लेकिन याद रखें अब जंग के अंदर अगर एथिक्स इज़राइल और अमेरिका नहीं देखेंगे और 167 बच्चियों को मार देंगे जो 7 से 12 हुँ, साल की हैं, तो फिर आप ईरान को तो इख़्लाक़ियात का भाषण नहीं दे नहीं सकते दे ना। सकते फिर हैं। वो भी आपके भागते लोग जो दुबई एयरपोर्ट से भाग रहे हैं, उन्हें रोकेंगे ताकि टेरर क्रिएट हो बिल्कुल। और फिर आपके फ़ौजी भी उनके निशाने पे हैं और आपके शहरी भी उनके निशाने पे हैं। हुँ, देखिए, वॉर के अंदर ये वाली बात मेरे ख़्याल में इज़राइल अमेरिका को तो कतई नहीं करनी बिल्कुल चाहिए नहीं करनी कि चाहिए। उस स्कूल पे अटैक करने का मकसद क्या है? वहाँ पे तो कोई कमांडर नहीं है। नहीं। तो इससे ईरानियों के अंदर एक सेंस प्रिवेल कर रही है कि जिसने 70,000 बच्चे गज़ा के अंदर हज़ारों बच्चे मार दिए, हमारी बच्चियाँ मार रहे हैं, वो हमारे हमदर्द हैं कि वो कह रहे हैं हुँ, अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएँ। तो आप देख लें, छठा दिन है, मतलब 100 घंटे से ऊपर गुज़र गया। ईरानियों ने एक ही प्रोटेस्ट किया है और वो जनाज़े की सूरत में किया है, बिल्कुल। उन बच्चियों को दफ़न करने के लिए। और अगला जो जनाज़ा होना है, वो ईरान की तारीख़ का सबसे बड़ा जनाज़ा आयतुल्लाह का है। हुँ, और आज उसे इसलिए कैंसल कर दिया गया है क्योंकि पूरे शहरों से लोग आना चाह लोगों रहे ने थे, तो हाँ, मैनेजमेंट के थोड़े इश्यूज़ थे, तो उन्होंने उसे लिंगर ऑन कर दिया। ठीक है। तो मेरे ख़्याल में ईरान में ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती। और आप मुझे बताएँ, क्या महँगाई ख़त्म हो गई है ईरान में? क्या दूध सस्ता हो गया? सारे हालात मौजूद हैं, लेकिन ईरानी एक कौम है। वो हमेशा कहते हैं ईरान किश्वर माँ, ईरान हमारा वतन है। बिल्कुल। तो उन्हें समझ अमेरिका जो है ना, मैंने आपको बताया ना, डोनाल्ड ट्रंप को इन चीज़ों का नहीं पता। हुँ, अभी बात आ रही है कि आयतुल्लाह के बेटे कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को करबला पता होता, वो हुसैन को जानता, वो अली को जानता, तो वो ये ना कहता हमारे पास बिग पावर है, कुछ है। बिल्कुल सही कह रहे हुसैन को हैं। पता था लश्कर कितना बड़ा है, बिल्कुल, लेकिन हुसैन का जो अज़्म है, जज़्बा। जज़्बा जो उसका, उसके सामने तो कोई चीज़ नहीं थी है। हुँ, तो उसने कहा कि इसने हमारी कौम को जो है ना, वो गाजर मूली समझा हुआ है कि जिस तरह दूसरे मुल्कों को काटा है, हुँ। इसीलिए देख लें। तो उस्मान साहब ऐसा लगता है कि मतलब अगर बिगर पिक्चर देखें तो लग रहा है कि ये सिर्फ़ इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ी लड़ी कोई जा रही शक है नहीं। क्योंकि अ, इसराइल इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका को। हो सकता है कि आफ्टर मुस्लिम्स नेक्स्ट जो बारी हो वो क्रिश्चियंस की हो। यहाँ मैं आपको बताऊँ, अभी जो है आपने बात की बड़ी अच्छी कि किस तरीके से रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वॉर को फ्रेम किया जा रहा हुँ, है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमारी तहजीब के खिलाफ जंग जो है शुरू कर दी है। याद रखें, सलीबी जंगों के अंदर ना यही अल्फाज का चुनाव होता था बादशाहों का। अच्छा। इनका जो अपना सेक्रेटरी दफ़ा है, वो कहता है कि ऐसे मुसलमान मुल्क जो समझते हैं कि प्रॉफिटिक डिलूजन के अंदर हैं कि हम एटमी असला ले लेंगे, हम उन्हें लेने नहीं देंगे। ये एक तरह से मुसलमानों की उस अकीदे की तौहीन है जो इमाम मेहदी के ज़हूर की बात करता है। और याद रखें, यहाँ पे मसला राबिया सिर्फ़ और सिर्फ़ आइडियोलॉजी का है। एक साइड पे ईरानी खड़े हैं मस्जिद जिमकरान में, हर मंगल की रात को हज़ारों लोग इकट्ठे होके आसमान की तरफ हाथ उठा के बिल्कुल, इमाम ज़माना को पुकारते हैं। याद रखें, अभी फरवरी का महीना है, 3 फरवरी को 15 शाबान थी, शब-ए बिल्कुल। बारात है। हुँ, और पूरे ईरान के अंदर जहाँ-जहाँ पे नहरें थी, जहाँ-जहाँ पे दरिया थे, उसके किनारे तमाम वहाँ की कम्युनिटी खड़ी होके वो रुका डालते हैं, ख़त डालते हैं क्या इमाम बात ज़माना को है! कि आपका ज़हूर जल्दी होना चाहिए। दुआ माँगते हैं, जो भी उनके अकीदे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। और अब चेक करें, ठीक उसी तरीके से दूसरी तरफ चले जाएँ तो इज़राइल में एक दीवार-ए-गिरिया है, बिल्कुल, वेलिंग वॉल। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अंदर भी छोटी-छोटी ना दर्ज़ें हैं, जिसमें वो उसी तरह का ख़त रखते हैं और मसाया को पुकारते हैं, आप कब आएँगे? ये आइडियोलॉजी की वॉर है। और याद हुँ, रखें, आइडियोलॉजी की वॉर सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक वॉर होती है, क्योंकि आप इस किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं, मुंतज़िर होते हैं, इसलिए जीना-मरना उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। तो जो शहादत इस साइड के ऊपर है, ठीक है? वो उसको समझने की बड़ी ज़रूरत है कि ईरानी उसको कैसे देखते हैं, शहादत के बिल्कुल, फ़लसफ़े को पूरा। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो भी कह रहे हैं कि आर्मागेडन होगी। अभी देख लें, ये अल्फ़ाज़ आ रहे हैं, हम अवाम को बता दें, हर्मजदून एक पूरे का पूरा फ़लसफ़ा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस हवाले से बात की है ठीक। कि एक वक़्त आएगा जिसके अंदर आर्मागेडन होगी, ठीक है? मुसलमान जो है थोड़ा-सा अकीदा डिफ़रेंट रखते हैं। इसको क्रिश्चियनिटी के अंदर कहा जाता है रप्चर। कि रप्चर। एक वक़्त के अंदर दुनिया में इतनी कत्ल-ओ-गारत होगी मैस लेवल पे, जो कि हमें लग रहा है एआई आ चुकी हुई है हुँ, उसमें। उसके अंदर जो है वो मसाया सेकंड कमिंग जीसस क्राइस्ट दोबारा से उनका ज़हूर होगा। इसीलिए 30 के करीब मिलिट्री बेसिस के ऊपर कहा जा रहा है वहाँ पे कि आप परेशान ना हो, ये तो डिवाइन्स गॉड का प्लान था ईरान पे अटैक करना, और इस हमले में शिद्दत में इज़ाफ़ा करें क्योंकि जीसस का ज़हूर होने वाला है। और ओह! वहाँ के ऊपर जो लोग हैं, जो आर्मी वाले हैं, उन्होंने एक एनजीओ जो प्रॉपर काम करती है मिलिट्री के फ्रीडम एक्सप्रेशन के हवाले से, मज़हबी, उनको कंप्लेन की है कि भई हमारी फ़ौज में तो वो भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, मुसलमान भी हैं। वो कहते हैं भाई ये हमारे खिलाफ वार करनी है, ये क्या हमें बता रहे हैं, हमारे कमांडर हैं। और इस चीज़ से समझ आ रही है कि अब चूँकि उनके पास कोई जस्टिफ़िकेशन तो वॉर की है नहीं, तो वो मज़हब का सहारा ले रहे हैं इस वॉर को ठीक, कवर करने के लिए। ठीक। और ईरानियंस जो हैं वो तो बात ही करते हैं।
वो तो कहते हैं इमाम ज़माना से पहले ये कुछ होना है, इसीलिए वो तो रेडी है ना। वो तो रेडी है पूरे तरीके से है। अच्छा, आर्मागेडन के अंदर उनका अकीदा ये है और इनका अकीदा ये है यहूदियों का कि आर्मागेडन में जो मसाया आएगा उसके साथ वो लड़ाई होगी। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं क्रिश्चियन किसका? ईसा अलैहिस्सलाम ईसा का। अलैहिस्सलाम का, इसीलिए ठीक है। वो ग्रेटर इज़राइल के हक़ में है। वो कहते हैं हमारी बाइबल में लिखा है कि अल्लाह ताला ने इब्राहीम की औलाद जो उनके बेटे इसहाक थे और एक थे इस्माइल, अरब सारे हैं हज़रत इस्माइल की औलाद ठीक है, और इसहाक की औलाद जो हैं ये हैं इज़राइली, ठीक है। यहूदी जितने हैं, ठीक बिल्कुल, है? अल्लाह ने इनसे वादा किया है कि मैं तुम्हें दरियाए नील से दरियाए फ़रात तक का जो इलाका है, वो तुम्हें दूँगा, तुम्हारी नस्लें यहाँ आबाद करूँगा। ठीक, अब उन इलाके के अंदर आता है इराक का हिस्सा, उर्दन का, ठीक। लेबनान का, शाम का और सऊदी अरेबिया का। ओके। और अभी अमेरिका के सफ़ीर ने जो इज़राइल के अंदर तैनात हैं, महीने पहले ये बात की है कि मुझे कोई इतराज़ नहीं, अगर वो बिब्लिकल प्रोफ़ेसी जो कि कहा गया हमारी किताब में, उसके तहत इज़राइल इन इलाकों पे कब्ज़ा कर लेता, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना आप कह लें कि चीज़ें समझ आना शुरू हुई है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं रह गई है। नहीं, नहीं, अब तो खुल के सामने आ गया है ना। ये तो खुल के सामने आ गया। अभी तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका उसे फ्रेम किस तरीके से कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में ईरानी इस चीज़ के लिए तैयार हैं पूरे तरीके से। और याद रखें, मैंने आपको जो बात की है वो जज़्बाती कॉन्टेक्स्ट में नहीं कही। नहीं, नहीं, ये तो बिल्कुल नज़र आ रहा है। अमेरिकन प्रेस रिपोर्ट कर रहा है कि जंग में अमेरिका से ज़्यादा ईरान का पल्ला भारी है और डोनाल्ड ट्रंप ने मिसकैलकुलेशन की ईरान के हवाले से। उसे लगा कि मिसाइल टेक्नोलॉजी इतना हर्ट नहीं कर सकती और याद रखें उन्होंने इतना हर्ट कर दिया है कि अब बार्गेनिंग की पावर उनके हाथ में है। अब अमेरिका भाग नहीं सकता। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का ना बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, आपको पता है, वो कहते हैं मैं हमेशा अनप्रेडिक्टेबल हूँ और अमेरिका का एक अखबार लिखता है अभी कि अनप्रेडिक्टेबल के सामने अनप्रेडिक्टेबल खड़ा हो गया कि अब करना क्या है इसका वॉर का, अब तो निकल नहीं सकते अब। बिल्कुल तो फँस वो चुके हैं। फँस चुके हुए हैं, तो उन्होंने क्या, अब वो निकलने की बात कर रहा है। उसने कल इंटरव्यू में क्या है कि मेरा क्या है, जंग में हमने उनकी नेवी तबाह कर दी, ये कर दिया हुँ, हाँ, तो अब जो है ना मैं किसी वक़्त भी निकल सकता हूँ। अच्छा। तो लेकिन अमेरिकन्स कह रहे हैं भई ज़लील होके निकलना ये तो अफ़गानिस्तान के निकलने से भी बुरा है। उधर से भी तो ज़िल्लत के साथ निकले 2021 में, तो यहाँ से भी ज़लील होके निकले थे, तो घुसे क्यों वो? अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने अवाम को कहा कि नेशनल इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है उसका पर्सनल इंटरेस्ट था। लाइक उस एप्स्टीन फाइल से डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन उसने ये जंग को स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, और इसीलिए उसने जो कांग्रेस है उनकी पार्लियामेंट की अप्रूवल ही नहीं ली, बिल्कुल। जिसके ऊपर अभी बात हो रही है कि आपने जंग तो वेज कर दी, लेकिन हमें बताएँ हमारे फ़ौजियों की लाशें आ रही हैं, ये क्या चीज़ें हो रही हैं? ये अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग इसके अंदर एक और चीज़ भी बताऊँगा, ये तो हो गया अमेरिका की साइड के ऊपर है। हुँ, ईरानियों ने बड़ा शानदार काम किया एक तरह से, हम नो डाउट वॉर के अंदर तो आपको पता है ना फिर जस्टिफाइड होती है सारी चीज़ें। बिल्कुल। ईरानियों ने ना सिर्फ अमरीकी बेसिस को अटैक किया, उनके कौंसल खाने और सफारत खाने अटैक करने शुरू कर दिए हैं ठीक। और साथ ही उन्होंने क्या किया, एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्रिटिकल, अब उन्होंने सऊदी अरेबिया में जो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी थी ना, उसको ठीक। अटैक किया है। अरामको। नहीं, आरामको के करीब है, लेकिन ठीक है। इरानियन नहीं मानते कि हमने अटैक किया है, ठीक है। क्योंकि वो अटैक जो है वो कह रहे हैं शायद इज़राइल ने अटैक किया है। जी, जी। लेकिन कतर में जो एलएनजी का सबसे बड़ा डिपो है, उसको ईरान ने अटैक कर दिया। ठीक। अब उसकी वजह से जो है गैस की शॉर्टेज, गैस से कौन हर्ट होगा? यूरोप हर्ट होगा। यूरोप हर्ट होगा। तो अब ईरान जो है ना दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को ना चाहता है कि एक दफ़ा इतना हिल जाए कि दूसरी दफ़ा कभी कोई सोचे ना ईरान पे अटैक करने का भी है। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, अभी ईरानियन जो मैं मीडिया देख रहा था वो कह रहे थे अभी सऊदी अरब को हमारा मैसेज है, कतर, सऊदी अरब और यूएई को, कि तुम्हारे जो डीसैलिनेशन के प्रोजेक्ट्स हैं ना, याद रखें वहाँ पे फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं है। ठीक। वो समंदर का पानी अच्छा। उसे साफ करके पीते हैं ठीक और है। उसका ज़हीरा करते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हमने उन डिपोज़ को मिसाइल मार दिया ना तो तुम्हारे पास पीने के लिए पानी पानी नहीं भी नहीं मिलोगे, तुम बचेगा। सहराओं में तरसोगे। और इस चीज़ की वजह से पैनिक क्रिएट हो गया लोगों में और वो पानी स्टॉक कर रहे हैं। सोचें कि ये चीज़ तो उन्होंने भी नहीं सोची थी। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इन्होंने ये मिलिट्री बेसिस अपने घर के बाहर इसलिए खड़ी की थी अपने मुल्कों में कि कल को हमला होगा तो ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक। लेकिन वो प्रोटेक्ट तो क्या करना है, वो तो खुद छोड़ के खुद ही खुद छोड़ के भागे हैं, भाग चुके हैं। भाग चुके हुए हैं और उसी मिलिट्री बेस की वजह से आज उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो खलीजी हुँ। रियासतों को सोचने की ज़रूरत है कि इन्हें मुस्लिम उम्मा का सोचना था, सिर्फ अपना अरब ममालिक का नहीं सोचना था। अगर इन्होंने खित्ते के अंदर ईरान को अपना भाई समझा होता तो आज सूरत हाल इस जगह तक ना पहुंचती है। बिल्कुल सही कह रहे याद हैं। रखें, ये जो नेशन स्टेट का सिस्टम है ना, उसमें उन्होंने हमें नाम दे दिया, आपको ईरान कह दिया, हमें पाकिस्तान कह दिया हुँ। और खुद सारे यूरोपीय यूनियन बन के बैठ गए।
बिल्कुल ऐसे ही है ऐसा ना, ही है। आप किसी गोरे से पूछें आप कौन हो, वो कहते हैं यूरोपियन। यूरोपियन, वो तो नहीं कहते हम डच हैं, हम फ्रेंच हैं, हम स्पेनिश हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। मुस्लिम उम्मा जो है वो इस वहदत से जो है बड़ी दूर हो गई, और इसीलिए राबिया उन्होंने हमारे सामने इराक गिरा दिया, लिबिया गिरा दिया, यमन की सूरत हाल चेक कर लें, लेबनान चेक कर लें, शाम चेक कर लें, अफ़गानिस्तान चेक कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरे ज़हन में ये आ रहा है कि देखिए ना, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया और आप कह रहे हैं कि इतनी हाई प्रोफ़ाइल उनके पास टेक्नोलॉजीज़ मौजूद हैं कि वो किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो क्या ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी हो सकती है? मेरे ख़्याल में इतना आसान टारगेट नहीं है, इतना आसान तो ईरान भी नहीं है, ईरान भी नहीं ठीक है, है ना? यही। तो पाकिस्तान तो एक पूरी दुनिया के अंदर जो है आप कह लें छठी बड़ी फ़ौज रखता है, और उसके अलावा हमारे न्यूक्लियर आर्सेनल ट्राइड एंड टेस्टेड है। सबसे ज़्यादा दुनिया में छोटे पैमाने पे एटमी हथियार, टैक्टिकल वेपन जो है उस जिन कंट्रीज़ के पास है उसमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल के अंदर है, बिल्कुल। छोटे पैमाने पे, क्योंकि इंडिया हमारी रेंज में है, पड़ोस में तो है। और याद रखें हमारा जो वो है मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो 2800 किलोमीटर है, और ठीक 4-500 और अगर उसमें शामिल कर लिया जाए, तो ये रेंज में आ जाते हैं इज़राइली। ठीक, ठीक, इसीलिए ठीक। 2024 में अमेरिका ने हमारे उस मंसूबे पे पाबंदी लगा दी कि आपको हुँ, इतनी बड़ी रेंज की ज़रूरत ही क्या है? ज़रूरत ही क्या है? उनको लग रहा है कि ये रेंज में लेके आ रहे हैं इज़राइल को है। तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान के लिए परेशानी ज़रूर है हुँ, कि आपके ईस्टर्न साइड के ऊपर इंडिया जैसा मॉन्स्टर है, जिसको मोदी लीड कर रहा बिल्कुल। है। वेस्टर्न साइड पे आपके बॉर्डर में गुरिल्ला वॉरफेयर तालिबान, और तालिबान। तालिबान अकेले नहीं, वहाँ पे टीटीपी, दाइश, और फिर उसके अलावा वहाँ के ऊपर ये जो ग्रुप है मजीद ब्रिगेड और बीएलए, हुँ, हुँ, इनके हुँ। भी कनेक्शंस हैं। ये भी ब्लैक मार्केट से अमेरिकन असला ले रहे हैं। और फिर ईरान जिसके साथ 900 किलोमीटर प्लस का हमारा बॉर्डर है, उसके साथ हमारा वो सूबा है जिसके साथ इंसर्जेंसी है। आपको पता है अच्छी तरीके से बलूचिस्तान है। तो पाकिस्तान राबिया अफ़ोर्ड नहीं कर सकता कि एक वक़्त में 4 सूबों में से 2 सूबों के अंदर जो है वो एक जो अनरेस्ट है, वहाँ पे जो है इंसर्जेंसी है, और फिर वॉर को वो चाहते हैं कि हमारे शहरों के अंदर तक ले आएँ। और हुँ, मेरी अपनी आवाम से बड़ी रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफ़ॉर्म के तवज्जो बिल्कुल, से बिल्कुल। कि ईद की शॉपिंग करते हुए और फिर मसाजिद का रुख करते हुए इर्द-गिर्द भी ज़रूर ख़्याल रखें, बहुत क्योंकि ज़रूरी जो है। दुश्मन है वो हमारे अंदर ही छुपा बैठा है। मैं सही और कह रही हूँ। जिस तरीके से तालिबान ने थ्रेट किया है कि अब हम तुम्हें बताएँगे ईद कैसे मनाई जाती है। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ याद रखें, गवर्नमेंट जो है सारा कुछ नहीं कर सकती। आवाम को भी तो विजिलेंट रहना होता है। क्या ख़्याल है जब आप बिल्कुल बाज़ारों में सही कह जाते रहे हैं, हैं, सही है। तो मेरे ख़्याल में अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग कर लें तो क्या मज़ाक है? कोई ठीक है? वो बात और नहीं है। दूसरी बात है, ठीक है, अगर मसाजिद के में जाना भी है तो इर्द-गिर्द अपने नज़र रखें, और अपनी जो है अफ़वाज पाकिस्तान का, अपनी गवर्नमेंट का वो साथ जो दें। साथ दें। याद रखें वॉर के अंदर ना क्राइसिस में कौमें इकट्ठी होती हैं, बिल्कुल, नहीं तो दुश्मन पोलराइज़ेशन और आपकी तफ़रीक फ़ॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ईरान एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। हुँ, अगर आज इरानियन तेहरान में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है उनकी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ हुँ, मैं आपको एक और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ, अभी खबर आ रही है कि एक जो ड्रोन है उसका नाम है लोकस। अमेरिका ने क्या किया है, जो शाहिद ड्रोन्स है ना, जब उन्हें मार गिराया तो उनको चेक किया और रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने ड्रोन्स बना दिए हैं। ठीक है, अब जो ड्रोन उनकी शेप सेम है, ईरानी ठीक है। ईरानी ड्रोन्स की है, और वो इस वक़्त जो है ईरान को टारगेट कर रहे हैं लोकस ड्रोन्स के साथ। तो वो अमेरिका समझे कॉपी इरानियन ड्रोन्स की बना के वहाँ के ऊपर बैठा हुआ है, इस वक़्त सिचुएशन अच्छा, ये है। लेकिन मैं दाद देता हूँ ईरानियों को कि उन्होंने किसी सूरत में बगावत के कोई आसार जो है किसी दूसरे के कहने के ऊपर अपने मुल्क में नहीं किए। ठीक, अच्छा, इसकी बड़ी वजह राबिया है, दे हैव नेवर बीन कॉलोनाइज़्ड। ठीक, ठीक, वो ठीक। कभी किसी की कॉलोनी नहीं रहे। तो हुँ, याद रखें इस खित्ते के अंदर ईरान और तुर्की 2 कौमें हैं, हुँ, जहाँ जो कभी कॉलोनाइज़ नहीं हुए। बिल्कुल ऐसा मैं ही है। तुर्की गया हुआ था, वहाँ पे पता चला कि उनका जो कौमी जानवर है भेड़िया है। भेड़िया? भेड़िया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कभी ज़ू गए हैं? मैंने कहा कई दफ़ा। कहता सारे जानवर देखे हैं? मैंने कहा सारे। कहता कभी भेड़िया देखा है? मैंने कहा नहीं। कहता शेर चीता देखोगे, क्योंकि भेड़िया भेड़िया नहीं देखा, गुलामी कबूल नहीं नहीं करता, वो मर करता। जाता है। तो ये 2 कौमों को जो है इनके फ़लसफ़े को, इनकी सोच और इनकी हिस्ट्री को देखना बड़ा ज़रूरी है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तो आपको पता है, अभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कभी कहते हैं। कुछ वो कहते हैं। एक अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन है। लेकिन याद रखें जो कौमें होती हैं वो इस तरह के बंदे को वॉर में अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। आप ये नहीं कर सकते वॉर इस लेवल पे लेके अचानक निकल बैक आउट कर जाएँ। बिल्कुल, और अभी इज़राइल में ये बातें हो रही हैं कि ट्रंप का कुछ पता नहीं, ये बैक आउट कर जाएगा, तब तक ईरान को जितना डैमेज कर सकते हो कर इसकी दो। आड़ लेके करो। 1300 हमले किए हैं उन्होंने, 1300, 200 1300। जहाज़ लेके ऊपर आए थे। आप सोचो 2200 जहाज़, क्योंकि पूरी एयर स्पेस उनके हाथ में है। हुँ, फ़ज़ाइया तो उतनी ज़्यादा उन्होंने उनकी है नहीं है, पैसों का भी इश्यू है। बिल्कुल ये याद तो है। रखें जो ईरान को टारगेट करना चाहता है ना, वो इस चीज़ को सोचे, एक मुल्क पे 1979 से पाबंदियाँ हैं। हुँ, वहाँ पे राबिया लाइफ सेविंग ड्रग अवेलेबल नहीं है। एक बच्चा अगर उसे ऐसा ही है। थैलेसीमिया की वो सिरिंज लगानी है तो वो भी नहीं है, नहीं वहाँ है, के ऊपर है। और ट्रू उसका दैट। ब्लेम सारा डाला जाता है तेहरान की गवर्नमेंट के ऊपर है। हुँ, और मैं हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, हमने जब धमाके किए थे एटमी,
तो हम पे पाबंदियाँ नहीं लगी थी, लेकिन बर्दाश्त किया ना। आपको फिर कॉस्ट तो पे करनी पड़ती है करनी इस पड़ती चीज़, है। लेकिन उन धमाकों का फ़ायदा हो गया ना। हुँ, अब मोदी जो मर्ज़ी तकरीर कर ले बिहार में, लेकिन जुर्रत नहीं है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पे आने हुँ, का सोचे भी है। और जो सोचा था उन्होंने, वो हमने उनका अंजाम जो किया वो उन्हें अच्छी तरह पता है 10 मई को। अब वो कहाँ से आ रहा है? उसने कहा ईस्टर्न हाँ, साइड से हाँ, मैं तो नहीं कर सकता, वेस्टर्न साइड से आता हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जितना मर्ज़ी वो मोर्चा बना ले तालिबान को, मेरे ख़्याल में तालिबान के ऊपर भी तुफ़ है। जिन यूनिवर्सिटी, जिन स्कूलों, कॉलेजेस से पढ़े, तालिबान अकोड़ा वहीं हटक पर से ही पढ़े हैं और अपने अपनी जगहों पर उस्तादों ही के मुल्क को ही अटैक कर रहे हैं। मतलब इससे ज़्यादा जो है मेरे ख़्याल में इंसान की जो है इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन नहीं उठ सकता बिल्कुल सही कह कि रहे हैं। आप जिन मदरसों से पढ़े हुए हैं, उसी के ऊपर अटैक उन्हीं करते जा रहे उस्तादों हैं। के ऊपर आप अटैक करवा रहे हैं वहाँ के ऊपर। लेकिन उस्मान साहब मुझे ये बताइएगा कि अभी रिसेंटली ये मैंने खबर देखी है, उसमें बता रहे हैं कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर यूएन को भी कहा है कि वो इंटरवीन करें सिचुएशन के अंदर, जिस तरह से इसराइल और यूएस मिलकर अटैक्स कर रहे हैं। कुछ करेंगे यूएन? मेरे ख़्याल में यूएन फ़िलहाल तो ऐसा कोई नहीं अपना करने का कोई इरादा ऐसा रखता, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहे हैं। देखें, यही यूएन है, जब डोनाल्ड ट्रंप पूरे गज़ा के अंदर हमने देखा बार-बार एक खातून हाथ खड़ा कर देती थी। बार-बार ये चीज़ 2 साल हमने देखी है कि एक मुल्क ने पूरे यूनाइटेड नेशन के सिस्टम को यरगमाल बना के रखा हुआ था। अच्छा, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना, ईरानी बैठेंगे मुज़ाकरात की टेबल पे, अपनी मर्ज़ी से। लेकिन पोज़ीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ। ये जो हुँ, डोनाल्ड ट्रंप का एक असूल है ना कि उधर मारो भी और मुज़ाकरात पे को अच्छा ये साइन कर ये दो। कर दो। ईरानियों ने कहा भाई ये चीज़ हमारे साथ नहीं चलनी, तुम्हारी है। हुँ, ठीक है? आपको पता है अभी बात आ रही थी कि पिछले हफ़्ते वो अपने दोस्त स्टीव विटकॉफ जो मुज़ाकरात कर रहे थे जेनेवा में, उन्हें कहते हैं, ईरानी डर क्यों नहीं रहे? दूसरा बैरी बेड़ा भी भेज दिया है, पूरा मिलिट्री का बिल्डअप कर रहा है, वो डर नहीं रहे। स्टीव विटकॉफ को कहता है। तो विटकॉफ कहता है, उनके तो माथे पे कोई शिकन ही नहीं और वो तो बड़े हुँ। कंफर्टेबल हैं। तो तैयार तो बैठे ना शहीद होने के हाँ, लिए। वही तो मैंने कहा ना कि जब आपको फ़लसफ़ा ना पता हो किसी पता ना दूसरे हो, का, बिल्कुल। तो फिर आपको समझ नहीं आती। याद रखें, जो बड़ी पावर होती है ना, वो हमेशा 300 साल की तारीख़ उठा के देख लें, वो हमेशा गुफ्तगू यही करती है, मैं, मेरी ताकत, मेरे जहाज़, मेरा कुछ है। याद रखें, मोमिन जो है ना, वो तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। इकबाल कहते बिल्कुल, हैं, सही ये तो बात कर उन्हें है दी। मशीनों का सहारा। यस, ये तो मैदान में अब जब आमने-सामने जज़्बा आए हैं, ज़रूरी है। जज़्बा बिल्कुल है। मुझे पता है लीडर का मातम नहीं कर रहे वो है। ये ईरान वो है, आयतुल्लाह ख़ामेनी इनकलाब पता क्या लेके आए थे? उन्होंने कहा था करबला सोक का नाम नहीं है, रेज़िस्टेंस का नाम है, हक के लिए खड़े हक़ रहना के है। लिए। अब वो काला झंडा नहीं, सुर्ख़ झंडा उन्होंने क़ुम के ऊपर इमाम रज़ा के मज़ार पे लटका के लटका रखा के हुआ है। रखा हुआ है। याद रखें, ये दर्स जो है ना, ये दर्स करबला का है, खौफ बस खुदा का है। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ये कह के गए हुए हैं। उसे कहते थे, तुम एक मॉन्स्टर हो, शैतान हो और दज्जाल हो अमेरिका को। मेरे ख़्याल है बाकी किसी कौम, मुस्लिम कौम की जुर्रत नहीं है कह कि सके। इस तरह की गुफ्तगू भी कर सके या, ठीक है? सही कह रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में जिस दबंग अंदाज़ से ज़िंदगी गुज़ारी आयतुल्लाह ने, मर्द मुजाहिद ने, और जिस दबंग अंदाज़ से उनकी शहादत हुई, इस उम्र में बंदा तो वैसे ही आप कह लें नडाल होके मर जाता है। लेकिन मेरे ख़्याल से अल्लाह वो ने बहुत उनके अच्छा नसीब में पैगाम दे गए हैं ईरान के वो लोगों को कि मतलब कि हक के लिए खड़ा रहना है, और अब तो ज़्यादा जज़्बा पैदा हो चुका होगा बिल्कुल, और लोगों में। ईरान के लिए नहीं, अक्रॉस द मुस्लिम ग्लोब बिल्कुल, है कि भई शहादत तो मतलूबो मकसूदो मोमिन है। भई ये तो हमारा ज़ेवर है, ये तो होके ही रहना है, मरना तो एक दिन है ना। बिल्कुल। वो इकबाल, वो एक शेर है बड़ा अच्छा फैज़ का, जिस धज से कोई कोई मक़तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये हुँ, जान तो आनी-जानी है, इस जान की तो कोई बात बात नहीं। ही नहीं, तो ये क्या बात बिल्कुल। हुई? तो आप चेक करें, एक पोस्टर बॉय बन के आयतुल्लाह अली ख़ामनाई पूरी दुनिया के दुनिया अंदर के है। अंदर, हाँ। मतलब मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, मेरे स्टूडेंट कहते हैं कि हमने अपने घर में पोस्टर लगाना है आयतुल्लाह अली ख़ामनाई का। तो मेरे ख़्याल में सुन्नी शिया की तफ़रीक ही ख़त्म हो गई हुई है, क्या बिल्कुल, ख़्याल है? बिल्कुल सही वो कह रहे हैं। एक तरह से जैसे कहते हैं 1300 साल बाद याद ताज़ा कर दी उन्होंने करबला की है। हुँ, आप चेक करें। मेरे ख़्याल में डोनाल्ड ट्रंप को तो पता नहीं इस लेवल का मरना कभी दूर-दूर तक नसीब होने की तवक्को ही नहीं है। और बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से इरानियंस अपने कंधे पे अपने उस रहबर आला को उठाएँगे, वो मंज़र देखने के लायक होगा। बिल्कुल सही कह तो रहे हैं मेरे आप। ख़्याल में इस तरह का जो वो कैलिबर है, इस तरीके का जो कल्चर उन्होंने वहाँ के ऊपर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई लेके आए, मुझे लगता है वहाँ से बच्चा-बच्चा जो है इस वक़्त फुल ऑफ बीन्स है, अपने मुल्क की सरहदों की दिफ़ा करने के लिए। याद सही कह रखें, रहे हैं। वो कहते थे कि मैं सिर्फ़ ईरान के दिफ़ा की बात नहीं करता, मैं मज़लूमों की दिफ़ा की बात करता हूँ, चाहे वो कहीं पे हैं। हुँ, आप चेक कर लें, इसी ईरान की पॉलिसी इंडिया से मुतल्लिक डिफरेंट थी, लेकिन आयतुल्लाह अपने कंपाउंड से कश्मीरियों के हक़ में बात करते थे। करते थे। और मोदी आईपीआई डील से इसलिए निकल गया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान गैस पाइपलाइन से, कि इनको रोको। ये जब-जब बात करते हैं, ये हमारी बात करते हैं, हुँ, और वो यही कहते थे कि मज़लूम चाहे फ़लस्तीन में है, चाहे कश्मीर में है, अली ख़ामनाई उसके साथ है। सही तो कह रहे हैं याद आप। रखें, मुत्तकी परहेज़गार होने के साथ-साथ मैन ऑफ इंटेग्रिटी थे। हुँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शायद अपने इलेक्शंस बचाने के लिए भी ये स्ट्रैटेजी सारी रचाई होगी। अब क्या पोज़ीशन है डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका के अंदर? क्या वहाँ के लोग
डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे प्रोटेस्ट होते नजर आ रहे जी, हैं। जी। वहाँ पे राबिया अभी सर्वे हुआ है 75% लोगों ने कहा हम इस जंग के हक़ में नहीं थे, ठीक। शुरू से। याद रखें आपने जंग करने से पहले ना एक बयानिया तश्कील देना होता है। आप हम्म। अपने इर्द-गिर्द के लोगों घर के लोगों को बिल्कुल। फ़र्ज़ करें आपने कोई इनिशिएटिव लेना घर के लोगों को तो करना तो होता है ना बताते हैं, बिल्कुल। कन्विंस करना होता है हम्म। कि वो मान जाएँ तो फिर इनिशिएटिव लें। तो ठीक। पूरी कौम कह रही है ना आपने हमें एतमाद में लिया, ना आपने कांग्रेस को एतमाद में लिया और इवन आपका जनरल केन कह रहा है कि इस वॉर के अंदर उतरना आसान नहीं है। ये कराकस नहीं, वेनेज़ुएला नहीं। वेनेजुएला नहीं तो है। उसके अल्फाज हैं कि वेनेज़ुएला की सिचुएशन यहाँ मिलने वाली नहीं हम्म। और कोई स्ट्रेटेजिक एंड गेम नहीं। देखें आप सही। उठा के क्या लेके जाएंगे घर पे? शहीद कुछ को भी नहीं, शहीद कुछ नहीं भी नहीं अपने, है। कुछ भी नहीं। आपने तो बल्कि ईरानी कौम को इकट्ठा किया है। आप तो कह हम्म। रहे थे कि वो उनके खिलाफ हैं, वो सारे तो साथ हो गए साथ आयतुल्लाह हो के। गए। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में ईरान को मैं मजीद मुत्तहिद देखता हूँ। और ठीक। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की आपने बात की, डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पार्टी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो उसका एक फ़लसफ़ा था, उसके तहत वो वोट लेके आया था और किस बात पे वोट लिए थे अगर आपको याद हो 1 साल पहले। वो कहता था मैं जंगें रुकवाऊँगा और जंगों से खुद ही निकलूँगा। तो 8वाँ मुल्क है जिस पे उसने अटैक किया अभी बिल्कुल। तक है। और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अभी नवंबर के अंदर मिड टर्म इलेक्शन है। मिड टर्म इलेक्शन से मुराद है कि 2 हाउस हैं कांग्रेस के, हम्म। निचला हाउस है ईवान ज़ेरी, जिस ठीक। तरह हमारी नेशनल असेंबली है। हम्म। 435 सीट पे इलेक्शन है और हाईली लाइकली है मुमकिना तौर पे डेमोक्रेट्स जीत जाएँगे। ओके। क्योंकि वहाँ पे तो जो नौजवान नस्ल है, वो हाँ। वॉर के खिलाफ है। वो कहती है बिल्कुल। हमें नौकरियाँ चाहिए। हाँ। हम नहीं लड़ना चाहते भई वहाँ पे। और दूसरी तरफ जो अपर हाउस है उसकी 33% सीट्स पे इलेक्शन है। ठीक। और याद रखें सेनेट सबसे ताकतवर उनका ईवान है, उसमें बड़ी स्लिम मेजॉरिटी है इनकी रिपब्लिकन की। अगर वहाँ के ऊपर भी जीत गए डेमोक्रेट्स तो ये लेजिस्लेशन नहीं करा सकता, ये कानून साज़ी का अमल रोक देंगे वो डेमोक्रेट्स है। तो ठीक। मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ये चाह क्या रहा था? अच्छा खबरें आ रही थी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है जंगें छेड़ के रखे ताकि इलेक्शन अगले कैंसल करके वो वॉर के अंदर ही एक्सटेंशन लेके थर्ड टर्म ले ले। देखें ये दीवाने का ख्वाब हो सकता है। अमरीकी बिल्कुल। ये होने नहीं देंगे। हम्म। क्योंकि जिस तरीके से उसने अमरीकियों को गोलियाँ मारी आपको पता है बिल्कुल। और जिस तरीके से सोमालिया के लोगों को शिट होल कहा, मिनेपोलिस में जो कुछ वो कर रहा है, वो तो अपने लोगों के हक में उनके मफाद के लिए ठीक नहीं है। और हम्म। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे को पूछे ना इस जंग में क्या थी है? इस जंग में 2 मुल्क बड़े खुश हैं, रशिया और चाइना। चाइना। उनको लगता है कि जितना अमेरिका का ज़हीरा जो है मिसाइल को रोकने वाला वो ख़त्म होगा, खत्म हो जाएगा। उतना ताइवान के अंदर वो अगर लड़ाई होती है तो उसे नहीं रोक सकते। हम्म। और रशिया इसलिए खुश है कि यूक्रेन की भी हेल्प नहीं कर सकता। आपको पता है रशिया के जो सबसे ज़्यादा अखबार लिख रहे हैं रशिया में खुशी किस बात की है? कि नेटो ने साथ ही नहीं दिया ट्रंप का। हम्म। तो ट्रंप कहता है मैं भी कोई साथ नहीं दूँगा यूरोप का। अब बिल्कुल। पूरा यूरोप जो है निशाने पे है रशिया के। तो मुझे लगता है इस सिचुएशन के अंदर रशियंस जो हैं वो बड़े खुश हैं। ठीक। अच्छा, मुझे ये भी थोड़ा-सा बताइएगा कि ईरान की जो सिचुएशन है अब, अगर ये जंग आगे प्रोलॉन्ग करती है, कौन-कौन से ममालिक डट कर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खड़े रहेंगे? ईरान ईरान के साथ के लिए। ईरान, ईरान, ईरान। ईरान, ईरान, ईरान। डेफ़िनेटली ठीक है। है। दूर-दूर तक मैंने कहा ना कोई पैरेलल नहीं है। आप मुझे बताएँ उन 72 के साथ कौन खड़ा था करबला कोई में? भी नहीं। तो बाकी जितने कंट्री आप मुझे पूछेंगी ना ये कौन है? तो ये कूफ़ी हैं। मैं ठीक। बरमला इस चीज़ का इज़हार करूँगा। ये कूफ़ी हैं, ये बरादरान यूसुफ़ हैं। यूसुफ़ एक ही है सही कह रहे और हैं वो वैसे। है ईरान। जी। अच्छा, अगर मैंने ये भी स्टेटमेंट देखी है नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन की जानिब से कहा गया हुँ। कि ईरान के अंदर इस जंग को ख़त्म किया जाए। वो कह रहे हैं कि अगर नहीं ख़त्म होगी तो वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। कितना थ्रेटनिंग हो सकता है ये अमेरिका के लिए? मेरा ख़्याल है कि मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता कि नहीं? वो न्यूक्लियर अपने वेपन इस्तेमाल करेंगे या इस तरह की जो स्टेटमेंट है मुझे लगता है ये भी एग्ज़ैजरेशन है। हुँ, ऐसा हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ठीक। ख़्वाहिश तो हो सकती है, याद रखें ये ख़्वाहिश है हम जैसे लोगों की। हुँ। ईरानियों की ख़्वाहिश नहीं है कि कोई आए वहाँ पे, वो कहते हैं हम खुद इन्हें मैनेज कर लेंगे। याद रखें ठीक। इट्स अ माइंड गेम ना मैंने आपको माइंड बताया ना गेम है। वहाँ से आपने लड़ना होता है। हुँ। अगर जंगों तोपों की बात आ जाए तो इंडियन तो ज़्यादा हैं, ज़्यादा उधर तो है। 25 लाख फ़ौज है, उनके टैंक, उनके जहाज़ ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे बताएँ जब हमारा फाइटर जेट कोई उड़ाता है, क्या वो दिमाग में ये सोच रहा होता है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। मैंने आपको कहा वो शहादत के जज़्बा। फ़लसफ़े के साथ ज़मीन को छोड़ के फ़ज़ा में जाता है। सही कह रहे हैं आप। तो हमने देख लिया अदरवाइज़ इंडियन जहा मुझे बताएँ हमने जो जहाज़ गिराए डसाल्ट एवेन्यू ये जो डसाल्ट एविएशन है हुँ। फ्रांस की है, उसके शेयर्स भी जहाज़ की तरह गिर गए। और ये हुँ। वो राफ़ेल तैयारे हैं जो बड़े सोफ़िस्टिकेटेड हैं और उनके अगेंस्ट हमने जो यहाँ से वो अपने ये जे-10C उड़ाए हैं। हुँ। वो कहते हैं कि नो डाउट उनका पलड़ा भारी था राफ़ेल का, राफ़ेल का, लेकिन फिर भी लेकिन याद रखें मैन बिहाइंड द गन मैटर करता है। एग्ज़ैक्टली। जहाज़ उड़ाने वाले मैटर करते हैं, जहाज़ मैटर नहीं करते। जैसे ही तसादम हुआ है, नज़र ही नहीं आए वो, रडार के हुँ। ऊपर लॉक करके हिट करके बाहर फेंका है।
तो यही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करती नज़र आती है वहाँ पे ईरान के अंदर है। याद रखें मगरिब ने एनालिसिस करना है डिफरेंट तरह से, बिल्कुल ईरानियों का और मुसलमान का है बिट डिफरेंट तरह से, डिफरेंट है। बिल्कुल है, क्योंकि वो वॉर को समझते हैं कि इसके अंदर अल्लाह की जो है उन्हें मंशा हासिल है इरानियंस को। बिल्कुल अदरवाइज इस लेवल का मैं बताऊं कोई कंट्री जिस पे नहीं कर इतनी सकता। पाबंदियां हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पे जहां जहां वो साइन करें वो करते चले जाएं। हम्म लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आयतुल्ला अली खामनाई के जो नुमाइंदे थे अली लारेजानी, उन्होंने कहा है कि ये ईरान है जो कि इक्वालिटी की बेस के ऊपर बात करेगा, हमें कोई धमका नहीं सकता, कोई दोस्त धमकी नहीं। अच्छा, मुझे बताएगा कि एडवाइजरी जारी की गई है कि जो लाहौर और कराची के अंदर यूएस अमला मौजूद है, उनको कहा है कि वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं। ऐसा क्यों कहा गया कि पाकिस्तान में कोई थ्रेट है? पाकिस्तान के अंदर अभी हालिया जो एहतजाज हुए हैं उसकी शिद्दत आप देखें। मैं राबी आपको बताऊं सबसे ज़्यादा लोग कहाँ शहीद हुए? ईरान में। ईरान में, उसके बाद लोग कहाँ, डेथ टोल कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। इतना इसराइल में भी नहीं है, इतना यूएई वगैरह पे भी नहीं है। तो ठीक। लोगों की एक जज्बाती वाबस्तगी है आयतुल्ला हम्म अली खामनाई के साथ है। और जो फिर ये अभी हमने मनाजिर देखे हैं उसके बाद उन्होंने समझें कि एक सोच है अमेरिका के अंदर है कि चीज़ें एस्केलेट हो सकती हैं, ओके, तो उससे बेहतर है कि वो अमला जो गैर ज़रूरी है उसे यहाँ से निकाल दिया जाए। निकाल दिया जब जाए सारा अमला निकल रहा है मिडल ईस्ट से तो ये इधर तो से भी यहाँ से भी निकालने की निकाल बात दिया क्यों जाए। हो रही है? देखें ठीक। जज्बाती मसलन अभी खबरें आ रही हैं, मैं जब बात कर रहे हैं अभी 5 मिनट पहले खबर थी बैतुल मक़दस में धमाके हुए हैं। अब देखें किबला अव्वल है, अच्छा। मुसलमानों का रमज़ान का महीना है, लाखों लोग वहाँ के ऊपर इबादत करते हैं। हम्म अगर कोई ऐसी चीज़ करने की वो कोशिश करते हैं तो सोचें ये मामलात कहाँ की तरफ कहाँ जाते की हैं। तरफ जाएंगे? अब मुझे नहीं पता अमेरिका ने अपने लोग जो यहाँ से इवैक्यूएट किए हैं या मिडल ईस्ट से किए हैं उसके बाद वो क्या सोच रहे हैं। हम्म तो इसराइल की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? अमेरिका तो शायद अपना हदफ हासिल कर कर बैकआउट कर जाएगा, तो इसराइल क्या करेगा? इसराइल की राबे की स्ट्रेटजी है ईरान को तोड़ दिया जाए, ईरान छोटे के छोटे छोटे उसमें छोटे सूबे कर करके, दिया जाए, या वो बट जाए ना एक बट तरह जाए। से। उसकी वजह कि उसने इर्द गिर्द भी यही मॉडल है, ग्रेटर इसराइल बनेगा तब तभी। जब बटेगा तो बनेगा ना। अब कुर्द जो हैं वो ईरान के एक बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वही कुर्दों का एक ग्रुप बैठा है शाम के बॉर्डर पे, तुर्की के बॉर्डर पे और इराक के बॉर्डर पे। अब वो मोसाद जो है उनको लगा रही है पैसा और इंटेलिजेंस दे रही है और वेपन दे रही है ठीक। कि तुम हमला करो ईरान के अंदर है। ओके। फिर दूसरी तरफ आज़रबाईजान का ग्रुप है बॉर्डर पे एक बैठा हुआ सेपरेटिस्ट, उनको कह रहे हैं। और तीसरा ग्रुप जो है ना राबिया, ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और ये पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है, वो है बलोच ग्रुप है। ओके। ग्रेटर हाँ। बलूचिस्तान की टर्म आपने सुनी होगी, हम्म ईरान का बॉर्डर इधर से भी लगता है। बिल्कुल। तो मुझे बताएं अगर मजीद ब्रिगेड और दूसरा बीएलए का ग्रुप इंडिया के रॉ के साथ राब्ते में है तो क्या वो मोसाद के साथ राब्ते में नहीं आ सकते? होंगे। रॉ का नेक्सिस ये सारा एक ही तो ग्रुप है। इकट्ठा हुआ है, तो बिल्कुल। अगर वहाँ पे वो एलिमेंट्स भी एक्टिव हो जाते हैं तो वो हमारे बहुत लिए तो बड़ा अलार्मिंग है। मसला अलार्मिंग है कि हमारा वो सूबा जहाँ पे मादनियात हैं, जहाँ हम्म पे सी पैक आप देखें सबसे ज़्यादा इन्होंने अटैक किए वहाँ पे चीनियों के अपना। तो मुझे लगता है इंडिया जो है वो अब गैर रवायती तरीके से पाकिस्तान को ज़ख्मी करने के लिए उस तरफ से आ रहा है। तो पाकिस्तान मुझे लगता है होपफुली पाकिस्तान की जितनी भी टॉप लीडरशिप है उसे इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि अब जो है दुश्मन हमारी सफ़ों के अंदर घुस चुका हुआ है। और मेरे हम्म ख़्याल में जो भी केपीके के अंदर ट्राइबल बेल्ट में नौजवान तबका है जिन्हें एक्सप्लॉइट करती है टीटीपी, हमें उनके साथ बैठ के बात करनी बात करनी चाहिए बहुत जरूरी हो और चुकी है। उन्हें लेके आना चाहिए कौमी धारे के अंदर है। याद रखें ग्रीवियंसेस तो है ना, ड्रोन अटैक में मारे तो वो गए हैं ना, वॉर ऑन टेरर के हम्म अंदर है। तो मुझे लगता है हमें उनके साथ जो है गुफ्तगू करनी चाहिए और वहाँ के जो कबायली अमायदीन हैं उनके साथ बैठ के उन्हें कन्विंस करना चाहिए कि वी आर ऑन योर साइड है। ठीक। याद रखें अगर आप एक्सप्लॉइट इस तरह नहीं करेंगे तो दुश्मन एक्सप्लॉइट कर करेगा आपके देगा। घर के लोगों को। सही कह और रहे हम हैं। ये राबिया अफोर्ड नहीं कर सकते कि 4 सूबे हैं और उसमें से 2 सूबे हमारे इतने कीमती जो हैं वो इंसर्जेंसी में चले जाएं। सर्जन निकल जाए। आप यकीन करें कारोबारी तबके का एतमाद जो है बहाल नहीं रहता, नहीं रहता। मुल्की हालात कैसे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में होपफुली पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो इस ख़तरे से अच्छी तरीके से आगाह भी होगी और नबर्द आज़मा करने की सलाहियत भी है। सही कह रहे हैं। आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये एंड गेम कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी? अभी फ़िलहाल क्या देख रहे हैं आप, जो स्केच बन रहा है? अच्छा, वॉर के अंदर ना हमेशा मफरूज़े गलत साबित होते हैं, अंदाज़े सही। गलत है। अभी वॉर शुरू होने से पहले राबिया मेरा यही था कि ईरान सस्टेन नहीं कर सकता क्योंकि अच्छा। इतनी एरियल बम्बार्डमेंट करेंगी 2 न्यूक्लियर हम्म पावर, याद रखें न्यूक्लियर ताकत है उसके पास इज़राइल बिल्कुल। के, और ऊपर से अमेरिका। तो मेरा ख़्याल था एक कंट्री जिसकी फ़ज़ाई हदूद जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं क्योंकि उसके अपने जहाज़ उस लेवल के नहीं नहीं हैं, है। तो शायद अटैक इस लेवल के हों कि ये मैनेज ना कर सकें और मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाएँ। ठीक। लेकिन यहाँ तो नहीं बैठे। मंज़रनामा ही बदल गया। यहाँ तो मेरा ख्याल में जितने अमेरिका के लोग थे वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि भाई ये इन्होंने किया क्या है। एक ही वक्त के हम्म अंदर जो है इन्होंने अफरा तफरी और पैनिक ना सिर्फ क्रिएट किया मिडल ईस्ट में बल्कि अक्रॉस द अटलांटिक वो होते हुए यूरोप के अंदर चीखें निकल गई हैं। बिल्कुल। वहाँ पे लोग कह रहे हैं ईटिंग और हीटिंग,
कि हाँ, गैस जो है हीटिंग खाएं या उसका या पैसा उसका दें, पैसा जितना 48% दें। बढ़ चुकी है। यस, तो मुझे यस। लगता है ईरान जो है वो जंग को यूरोप के साहिलों तक लेके चला गया, और ओके। इसके लिए मुझे लगता है कि उन्होंने भी बड़े महीनों से तैयारी की हुई थी। वो ट्रंप को अच्छी तरह जानते थे, ये काबिल एतबार आदमी नहीं है। हुँ, 12 जून उन्होंने देख लिया था, ओमान में टेबल पे बैठे हुए थे बिल्कुल सही जब कह रहे हैं। उन्होंने अटैक किया। तो हुँ। मुझे लगता है इरानियन जो हैं इस दफ़ा वो स्मार्ट वर्क किया उन्होंने। जी। ठीक, ठीक, ठीक। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि इज़राइल क्या जैसे कि एक-एक मुल्क को इस्तेमाल कर रहा है बेसिकली, आप समझते हैं कि कहीं न कहीं ये मुल्क जो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हुए हैं या प्रेशर के अंदर हैं कि इज़राइल के अंडर आना ही पड़ता है उनको? अमेरिका में अच्छा दोनों पार्टियां जो है ना, जब भी गवर्नमेंट आई है हमने देखा कि दोनों पार्टियां इसराइल की लॉबी के हाथों मजबूर हैं। याद रखें, ठीक। एप्स्टीन फाइल के अंदर एक ईमेल कहती है, उसमें अपने भाई से वो बात करता है, मार्क से। उसे कहता है मार्क को कि मार्क एप्स्टीन को नाश्ते की टेबल के ऊपर वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक। और वो जो डॉक्यूमेंट है, सॉरी ईमेल में क्या कहूँ, डॉक्यूमेंट बताता है कि मार्क ने कहा कि अमेरिका के इलेक्शन होने वाले हैं, तो एप्स्टीन खाना खाते कहता है रुकवा दूं। उसने कहा ये अमेरिका के इलेक्शन है, कहता है मेरे पास डाटा है, मैं रुकवा सकता हूँ। मैंने कहा ना, कंप्रोमाइज़्ड आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उसने कहा इन तमाम कांग्रेस के लोगों का डाटा मेरे पास है, और एप्स्टीन के सबसे ज़्यादा कनेक्शन नज़र आए हैं इज़राइल के साथ है। और हुँ, एफबीआई का एक डॉक्यूमेंट है 2020 का, वो बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप की कुछ वीडियोज़ हैं जो मोसाद के पास हैं, ओके। और अगर वो वीडियो बाहर आ जाएँगी तो ऑफ़ कोर्स डोनाल्ड ट्रंप का रजीम गिर सकता है। मोनिका लेविन्स्की के साथ सिर्फ़ अफ़ेयर था, और कितना बड़ा और जाना प्रोपेगें पड़ा व्हाइट हाउस छोड़ के हुँ। क्लिंटन साहब को। तो यहाँ पे तो अंडर एज गर्ल का मामला है। अगर उन वीडियोज़ में इस तरह का कंटेंट आ गया तो डोनाल्ड ट्रंप टिक नहीं लेकिन वो सकता। तो उनके पास मौजूद हैं, वो तो फिर उनको अपने कोई भी काम करवाने के लिए तो उसको ब्लैकमेल करते रहेंगे, ये कब तक, आखिर कब तक? यही उसके अंदर लिखा हुआ है कि 2 ही टर्म है ना उसके पास है। तो देख लें, शीशे में उतार लिया। नेतन्याहू राबिया 2001 से कोशिश कर रहा है, तमाम प्रेसिडेंट्स को कहते हुए कि ये सारे हमले की जड़ जो है ये ईरान है। ईरान ना है। इराकी शामिल थे उसके अंदर, ना अफ़गानी। जो 9/11 हुआ था वो सारे बिल्कुल ऐसे ही है। अरबी थे। हुँ, लेकिन उड़ा दिया ना दोनों उड़ा मुल्कों दिया। को, लिबिया को भी उड़ा दिया, यमन, सीरिया आपके सामने है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, इसके बारे में मैंने एक जगह पे पढ़ा है, अमेरिका के जो न्यूट्रल जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो खुद एक प्रोजेक्ट है इज़राइल का। सही बात है। उन्होंने कहा ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ में बैठ के मस्तियाँ करता था, घटिया आदमी था। हुँ। इस तरह के बंदे को अमेरिका के सदारत तक लेके चले जाना, इसके पीछे ग्रेट गेम है। और फिर उस बंदे को दोबारा लेके आना सिस्टम के अंदर है, और फिर उसके थ्रू अटैक करवा देना। आपको समझना पड़ेगा कि इज़राइल जो है ना, एक टाइनी तो फिर कंट्री। इज़राइल तो किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को एलिमिनेट नहीं होने देगा ना एक मैं तरह से। यही तो बता रहा हूँ आपको, उन्होंने असल टास्क अपना पूरा करा लिया है। हुँ। ये कहा करता था नेतन्याहू कि मैं मरने से पहले अपनी लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ, और वो क्या है कि हमने ईरान वाहिद सुपर पावर है इस रीजन के अंदर जो उसे अटैक करती है, इसको एलिमिनेट कर दूंगा। अच्छा, एक और आपको बात बताऊँ, ये दोनों गुंडे भी हैं, दोनों घटिया किस्म के लीडर भी हैं। हुँ। वो एप्स्टीन फाइल से डिस्ट्रैक्शन के लिए ये वॉर ये को, कर रहा है। एक हुँ, पहलू उसका ये भी है। बिल्कुल। दूसरा जो है, उस पे करप्शन के चार्जेस इतने हैं कि ट्रंप की दरख्वास्त के बावजूद इजरायली सदर ने उसको एमनेस्टी देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कोई हुँ, सदारती माफ़ी नहीं, ठीक। अब ट्रायल हो और जेल के अंदर जाए। करप्शन के चार्जेस हैं, वो उससे ओके। बचने के लिए जंगों को तूल देता चला जा रहा है। ठीक, दोनों लीडर हैं। ठीक। और देखिए इनका मुकाबला कितना है आयतुल्ला अली खामनाई से। हुँ, मैं हुँ। आपको राबिया एक बात बताऊं सॉफ्ट साइड की, तो आयतुल्ला अली खामनाई साहिब दीवान शायर भी थे। अच्छा, वो गज़लें कहते थे, उनका तखल्लुस था अमीन, अमीन। अमानतदार, जवानी के अंदर से लेके। और उनकी जो गज़लें हैं मेरे पास, मैं अगर मेरे पास इस वक़्त है नहीं तो मैं आपको सुनाऊँ। उसमें वो फ़ारसी में बात करते हैं कि जो सर की असल कीमत लगती है वो कटने के बाद लगती है, जुड़े रहने के राइट। पहले नहीं लगती। और वो कहते हैं अल्लाह ताला कि इसको काट के मैं तेरी बारगाह में तेरे से बार्गेनिंग करना चाहता हूँ। सही बात और है। वो ये है कि मैं करबला वालों के साथ जो है खड़ा होना चाहता हूँ, और ये सर मैं बदले में देता हूँ। याद रखें, यही फ़लसफ़ा था हुसैन का। उसने यज़ीद को कहा सर दे ले लो, हुँ, हाथ नहीं नहीं दूँगा। दूँगा। कि सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया यज़ीद के। तो याद सही रखें ये कह रहे हैं। उनके मानने वालों के उन साथ उ लड़ रहे हैं। उनके साथ जिनके हुँ, असलाफ़ जो हैं, जिसमें इमाम अली मुकाम थे। और एक आपको एक और बात इंटरेस्टिंग बताऊँ, ये जो ईरान ने हमला किया, आपको पता है इसका कोड नेम क्या ऑपरेशन का? क्या? खैबर शिकन फ़तह हैबर। फ़तह खैबर। फ़तह हैबर। और आपको ओके। पता है इज़राइल के अंदर जब प्रोटेस्ट होते हैं तो उसमें पोस्टर कौन-सा उठाया जाता है? खैबर वाज़ योर लास्ट विक्ट्री। जो मरहब को मौला अली ने मारा था, वो चीज़ उनकी मेमोरी से अभी तक गई नई नहीं है। इरेज़ हुई है, तो ओके। वो अली को मानने वाले फिर कौन है? हैदरी का नारा तो हैदरी वाला। निकलता है ईरान से है, हुँ। शाम से निकलता है। तो उन्होंने ऑपरेशन का नाम ही वो रखा कि हम जनाब फ़तह हैबर करने जा रहे हैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी है।
लेकिन इसका मतलब है कंक्लूजन इसका ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत क्लियर कट ये पता चल चुका है कि वो जो वेनेजुएला वाली अपनी स्ट्रैटेजी लेके चल रहे थे, वो ईरान के अंदर कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। नहीं, वेनेज़ुएला के बाद अब वावेला ही है, बिल्कुल, उसमें ईरान वावेला वाला ये कोई ट्रू सीन है। दैट सही जी, कह रहे जी। हैं आप। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया लगा मेरी आपसे वजह से। बात कर उम्मीद थैंक यू। करते हैं हमारे देखने वाली ऑडियंस ने हमारे इस पॉडकास्ट को एन्जॉय किया होगा। अगर किया है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।